शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या हो सकता है कि रातों रात आपकी बोलने की आज़ादी पर रोक लग जाए? क्या ये मुमकिन है कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें अचानक शक्तिहीन हो जाएं और देश की पूरी ताकत दिल्ली में किसी एक के हाथ में आ जाए? सुनने में शायद किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 18 में ठीक ऐसी ही शक्तियों का जिक्र है। इन्हें हम आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। तो चलिए आज इसी को खोलकर समझते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो हमें सीधे संविधान के उन 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 352, 356 और 360 की दुनिया में ले जाते हैं। ये वो इमरजेंसी बटन है जो देश के सामान्य संघीय ढांचे को पूरी तरह बदल सकते हैं। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये असाधारण शक्तियां क्या हैं, ये क्यों बनाए गए और सबसे ज़रूरी इनके राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए समय के साथ कौन-कौन से सुरक्षा कवच तैयार किए गए हैं, क्योंकि इन प्रावधानों की कहानी असल में सत्ता और सावधानी के बीच के संतुलन की कहानी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये विचार आया कहाँ से। क्या ये पूरी तरह से भारतीय सोच है या कहीं और से प्रेरणा ली गई? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का जो विचार है, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। अच्छा, जर्मनी से? जी, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो बहुत साफ है। जब देश पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, जैसे युद्ध या कोई बड़ी बगावत, तो उस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सरकार को भी असाधारण शक्तियों की जरूरत पड़ती है। मतलब सामान्य समय में जो हमारा देश एक संघीय यानी फेडरल ढांचे पर चलता है, जहां केंद्र और राज्यों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, आपातकाल में वो सब बदल जाता है। बिल्कुल। आपातकाल के समय वही ढांचा एकात्मक यानी यूनिटरी में बदल जाता है। इसे ऐसे समझें कि सामान्य दिनों में भारत कई मजबूत स्तंभों पर खड़ी एक इमारत है, लेकिन संकट के समय ये सारे स्तंभ मिलकर एक विशाल ठोस मीनार बन जाते हैं। सारी महत्वपूर्ण शक्तियां अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं, ताकि तेजी से फैसले लिए जा सकें। हाँ, ताकि तेजी से और निर्णायक फैसले लिए जा सकें। ठीक है, तो अब सबसे बड़े इमरजेंसी बटन की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 352 को 3 आधारों पर लागू किया जा सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन। जी, आर्म्ड रिबेलियन। और ये तीसरा शब्द सशस्त्र विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा इतिहास छिपा है। और इसे लागू कौन करता है? मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री का अकेला फैसला होता है। खासकर 1975 की इमरजेंसी के बाद से ये धारणा काफी मजबूत हुई है। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन 1975 के अनुभव के बाद इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं है। अच्छा। अब राष्ट्रपति इसकी घोषणा तभी कर सकते हैं जब पूरा मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट उन्हें लिखित में ऐसी सलाह दे। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा उपाय है। यानी एक व्यक्ति की मर्जी की जगह पूरी सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी तय कर दी गई। ये पहला सेफ्टी लॉक हुआ। हाँ, इसके बाद भी कोई प्रक्रिया है। हाँ, दूसरा और शायद सबसे मजबूत सेफ्टी लॉक है संसद। घोषणा के बाद इसे 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य होता है। चलिए इस विशेष बहुमत को थोड़ा और खोलते हैं। ये सिर्फ हाँ या ना का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। राजनीतिक रूप से देखें तो ये एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं। इसके लिए सरकार को विपक्ष के एक बड़े हिस्से को भी भरोसे में लेना पड़ता है। तो ये 2 मजबूत ताले हैं, कैबिनेट की लिखित सलाह और संसद का विशेष बहुमत। लेकिन अगर ये सब हो जाए तो इसका आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? क्या हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है और ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। अनुच्छेद 352 लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताएं निलंबित हो सकती हैं, जैसे बोलने की आजादी। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब। लेकिन 44वें संशोधन के बाद ये पत्थर की लकीर बन गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी हालत में नहीं छीने जा सकते। मतलब जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर हाल में सुरक्षित है। ये जानना बहुत राहत की बात है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। जी हाँ,
और पहले 2 आपातकाल तो युद्ध के स्पष्ट कारणों से लगे थे, चीन और पाकिस्तान के साथ। लेकिन 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जो बेहद विवादास्पद साबित हुआ। और इसी अनुभव ने हमारे संविधान निर्माताओं और सांसदों को मजबूर किया कि वो इन प्रावधानों में वो सभी सेफ्टी लॉक लगाएं जिनकी चर्चा हमने अभी की। तो ये तो हुई राष्ट्रीय आपातकाल की बात, लेकिन हमारे स्रोतों में एक ऐसे प्रावधान का जिक्र है जो कहीं ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है और जिसने हमारे संघीय ढांचे पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। हाँ, राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल, इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और आपने सही कहा, आपके दिए गए मटेरियल में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि इसका इस्तेमाल अब तक 100 से भी ज्यादा बार किया जा चुका है। 100 से ज्यादा बार? इसका आधार क्या है? इसे कब लागू किया जा सकता है? इसका आधार है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर। जी, यानी जब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या किसी और तरह से राष्ट्रपति को ये यकीन हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। ये संवैधानिक तंत्र की विफलता सुनने में काफी अस्पष्ट लगता है। इसका असल में मतलब क्या होता है? और इसी अस्पष्टता का कई बार राजनीतिक फायदा उठाया गया। वैसे तो इसके कुछ ठोस कारण हो सकते हैं, जैसे चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले और सरकार ही ना बन पाए, या फिर राज्य सरकार जानबूझकर केंद्र के संवैधानिक निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। लेकिन दशकों तक इसका इस्तेमाल केंद्र सरकारों ने विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की चुनी हुई सरकार को दिल्ली से बर्खास्त किया जा सकता है? हाँ, राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग। राज्य का पूरा शासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, जिसे राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। तो इस दुरुपयोग को लेकर क्या कोई रोक नहीं लगाई गई? लगाई गई, और वो रोक न्यायपालिका की तरफ से आई। स्रोतों में एसआर बुम्मई बनाम भारत संघ मामले का जिक्र है। ये केस 1994 में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा, बुम्मई केस। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना कोई राजनीतिक खेल नहीं है। अदालत ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए। जैसे कि? सबसे बड़ी बात, अदालत ने कहा कि सरकार के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, राजभवन के बंद कमरों में नहीं। सही। और दूसरी, राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी अगर सरकार ने गलत इरादे से ऐसा किया है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। इस फैसले ने केंद्र की मनमानी पर एक मजबूत न्यायिक लगाम लगा दी। चलिए अब आखिरी बटन पर आते हैं, अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में तो बहुत कम सुना है। और इसकी वजह यह है कि शुक्र है इसकी जरूरत आज तक पड़ी ही नहीं। एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं। इसका आधार तब बनता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख मतलब क्रेडिट खतरे में हो। ये एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति होती है। और अगर ये लागू हो जाए तो क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों में भी कटौती करने का अधिकार मिल जाता है। अच्छा। हाँ, और राज्यों के सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। एक तरह से देश की आर्थिक कमान पूरी तरह से केंद्र के हाथ में चली जाती है। आपके मटेरियल में 1991 के आर्थिक संकट का भी जिक्र है। क्या तब हम इसके करीब पहुंचे थे? उस समय हालात बहुत गंभीर थे और इसकी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। भारत के पास कुछ ही हफ्तों का आयात बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। लेकिन तब की सरकार ने आपातकाल की जगह साहसिक आर्थिक सुधारों का रास्ता चुना, और ये हमारी व्यवस्था की मजबूती का एक बड़ा संकेत है। स्रोतों में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें समझना जरूरी है, खासकर अनुच्छेद 358 और 359 का फर्क। ये दोनों ही मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 358 समझिए एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह है। ऑटोमेटिक? हाँ, जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। फिर अनुच्छेद 359 अलग कैसे है? अनुच्छेद 359 स्वचालित नहीं है। ये राष्ट्रपति को एक टूल किट देता है।
वो एक अलग आदेश जारी करके ये घोषणा करते हैं कि किन किन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए नागरिक अदालत नहीं जा सकते। तो यहाँ अधिकार खत्म नहीं होता। अधिकार खत्म नहीं होता, बल्कि उसे अदालत के जरिए लागू कराने का अधिकार निलंबित होता है। और ये भी अनुच्छेद 20 और 21 पर लागू नहीं हो सकता, वो हमेशा सुरक्षित है। और एक आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव जो 44वीं संशोधन से आया, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसका क्या महत्व है? ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था, जिसकी बहुत आलोचना हुई क्योंकि ये एक बहुत अस्पष्ट और व्यापक शब्द था। मतलब सरकार इसकी कोई भी व्याख्या कर सकती थी। बिल्कुल, एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन भी आंतरिक अशांति माना जा सकता था। इसके विपरीत सशस्त्र विद्रोह एक बहुत ठोस, स्पष्ट और गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। तो इसका मकसद भविष्य में इसके राजनीतिक दुरुपयोग को रोकना था। जी हाँ, ताकि कोई भी सरकार केवल राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए आपातकाल न लगा सके। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हम इन प्रावधानों को कैसे देखें? एक जरूरी बुराई या संविधान का एक खतरनाक हिस्सा? मैं कहूंगी कि ये संविधान का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देश को असाधारण परिस्थितियों में बिखरने से बचाने के लिए बनाया गया है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर है, लेकिन केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा, इसका इतिहास कुछ हद तक विवादित जरूर रहा है, खासकर अनुच्छेद 356 के बार-बार इस्तेमाल और 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर। हाँ, ये वो अध्याय हैं जिनसे देश ने बहुत कुछ सीखा है। और इसी सीख का नतीजा है कि समय के साथ न्यायपालिका और संशोधनों के जरिए कई ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं ताकि इन असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो सके। कैबिनेट की लिखित सलाह, संसद का विशेष बहुमत, एसआर बम्बई केस का फैसला और मौलिक अधिकारों को मिली अटूट सुरक्षा, ये सभी उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये चर्चा हमें संविधान की गहरी समझ देती है कि कैसे ये देश को सिर्फ सामान्य समय में चलाने का तरीका ही नहीं बताता, बल्कि मुश्किल से मुश्किल समय में उसे बचाने का भी इंतजाम करता है। मौलिक अधिकारों से शुरू हुई हमारी ये संविधान यात्रा आज आपातकाल के प्रावधानों पर आकर पूरी होती है। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि एक आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल 100 से ज्यादा बार हुआ है, जबकि दूसरे अनुच्छेद 360 का एक बार भी नहीं। ये इस बारे में क्या सवाल उठाता है कि हम संकट को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या हमारे देश के इतिहास में राजनैतिक अस्थिरता को पूर्ण आर्थिक पतन से ज्यादा गंभीर या ज्यादा बार आने वाला संकट माना गया है? ये सोचने वाली बात है।